लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने पार्ट 2 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और हमने उसमें 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन डिस्कस की थी, जिसमें से पहली रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 और 4 थी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आज की वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो अगर बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन जो होती है ना, वो किसी केमिकल रिएक्शन की रिटर्न फॉर्म होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एनी टाइप ऑफ चेंज, किसी भी सब्सटेंस में होने वाला एक ऐसा चेंज जिसको हम वापस उसी रूप में नहीं ला सकते जिस रूप में वो पहले था, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखकर शो करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन का जो लिखित रूप होता है ना, रिटर्न फॉर्म, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मिल्क में अगर हम थोड़ा जो है कर्ड वाटर अगर डाल दें, मतलब कोई खट्टा सब्सटेंस डाल दें, तो मिल्क जो है ना कर्ड में कन्वर्ट होने लगता है और वो फाइनली कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो ना एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर हम किसी बर्तन में मिल्क को रखकर उसको कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए छोड़ दें और वो धीरे धीरे कर्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जब हम इस केमिकल रिएक्शन को लिखकर शो करते हैं, तो उसका जो लिखित रूप होता है ना, रिटर्न फॉर्म, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और जब हम केमिकल इक्वेशन राइट करते हैं, तो हम किसी भी रिएक्शन को 3 अलग अलग फॉर्म्स में राइट कर सकते हैं: सेंटेंस फॉर्म, वर्ड फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रिएक्शन है, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर CO2 प्राप्त होती है, CO2 मिलती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो एक सेंटेंस हो गया, इसको कहेंगे हम सेंटेंस फॉर्म। ठीक उसी तरह से हम इस रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए हमें जो ना सेंटेंस में से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देने होंगे, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जब हम सिर्फ कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं ना पूरे सेंटेंस में से, तो इसको कहते हैं वर्ड फॉर्म। ठीक उसी तरह से हम तीसरा तरीका यूज कर सकते हैं, हम वर्ड फॉर्म में जो वर्ड है ना, उनके सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे पहला वर्ड है कार्बन, तो कार्बन का सिंबल होता है C। दूसरा वर्ड है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। जबकि जो तीसरा वर्ड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम राइट करेंगे CO2। तो C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को 3 अलग अलग टाइप्स में लिख सकते हैं। तो किसी केमिकल रिएक्शन की जो रिटर्न फॉर्म होती है, लिखित रूप, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना? और अगर बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की, तो ये ना 2 टाइप्स की होती है। नंबर वन होती है अनबैलेंस और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, अनबैलेंस, मतलब ये अनबैलेंस होती है। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं होता है, उसको कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं है, तो उसमें जो ना नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? द केमिकल इक्वेशन in which mass of reactant is not equal to the product is called अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट जो है मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है, तो उस इक्वेशन को कहते हैं अनबैलेंस और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। इस इक्वेशन में जो एरो से पहले लिखा है ये सब रिएक्टेंट है, जबकि एरो के बाद वाला क्या है? प्रोडक्ट। तो ये सब तो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है।
तो रिएक्टेंट में जो mg है वो 1 है और यहाँ पर भी 1 ही mg है, तो mg जो है दोनों साइड बराबर बराबर है तो दोनों का मास बराबर होगा। जबकि अगर बात करें ऑक्सीजन की तो रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है जबकि प्रोडक्ट में सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो क्योंकि 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन से ज्यादा है तो 2 ऑक्सीजन का मास 1 ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस साइड दोनों साइड जो है ना सभी रिएक्टेंट का मास इक्वल नहीं है, और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये ना एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्योंकि इसमें दोनों साइड रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो मास है ना वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइप की केमिकल इक्वेशन है। नंबर 2 होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। द केमिकल इक्वेशन इन विच मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to the mass of product is called balance chemical equation। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो है C+O2 इज इक्वल टू CO2। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है। एरो से पहले जो है वो रिएक्टेंट है जबकि एरो के बाद है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कार्बन 1 है, प्रोडक्ट में भी कार्बन 1 है, इसका मतलब दोनों साइड कार्बन का मास बराबर है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड में ऑक्सीजन का मास भी बराबर है। तो इसमें जो ना मास ऑफ रिएक्टेंट जो है मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। और एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो क्या होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन? ये एक लॉ है, इसके अकॉर्डिंग किसी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट जो है ना मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास हो उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है 100 ग्राम वाटर है और उसमें हम 10 ग्राम सोल्ट मिला दें तो जो बनने वाला मिक्सर होगा उसका मास कितना होगा 110 ग्राम। मतलब अगर हम सोल्ट तो ले लें 10 ग्राम और वाटर को ले लें 100 ग्राम, तो इन दोनों को मिलाने पर जो मिक्सर बनेगा उसका वेट कितना होगा 110 ग्राम। मतलब बनने वाले प्रोडक्ट का जो मास होगा वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगा। और ऐसा ही होता है किसी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है, क्योंकि हम जितने रिएक्टेंट्स मिलाते हैं जितना रिएक्टेंट का मास मिलाते हैं उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है ना। यही है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसके अकॉर्डिंग किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। According to this law, in a chemical equation, mass of reactant is equal to the mass of product। इस रूल के अकॉर्डिंग किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की तो 2 टाइप की केमिकल इक्वेशन होती हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो दोनों साइड का मास बराबर होता है इसलिए इसको बैलेंस कहते हैं। लेकिन अनबैलेंस में ना दोनों साइड का मास बराबर नहीं होता,
क्योंकि अनबैलेंस में जो है दोनों साइड का मास बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का वायलेशन कर रही है, मतलब इस नियम को तोड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों साइड के मास को बराबर करना पड़ेगा। और जब हम किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को बराबर करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच मास of reactant is equal is done equal to the mass of product is called balancing a chemical equation। तो बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो है किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट के मास के इक्वल किया जाता है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्शन में रिएक्टेंट के मास के को प्रोडक्ट के मास के इक्वल किया जाता है, उसको कहते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो हम पढ़ेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का वायलेशन करती है, क्योंकि इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है, जबकि बराबर होना चाहिए। तो अगर बराबर नहीं है तो हम उसको किस तरह से बराबर करेंगे? तो हम पहले जो है ना, एक केमिकल इक्वेशन में जो कि बैलेंस नहीं है, दोनों साइड के एलिमेंट्स का नंबर राइट कर लेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट करेंगे कि इस साइड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इस साइड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, फिर हम दोनों साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने के बाद ये चेक करेंगे कि किन किन एलिमेंट्स के मास में डिफरेंस आ रहा है। और जब हम सबके डिफरेंस लिख चुके होंगे तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस जिस रिएक्टेंट के मास में आ रहा होगा, जिस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में आ रहा होगा, सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे, और जिनमें कम डिफरेंस होगा उनको हम बाद में बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। Fe प्लस H2O तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4। ठीक है ना, प्लस H2। तो पहले हम दोनों साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट करेंगे। जैसे कि इधर है Fe, तो इधर Fe कितने हैं? 1। इस साइड में Fe कितने हैं? इधर Fe हैं 3। H, इधर H कितने हैं? 2।
जबकि इधर H कितने हैं 2। O ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 1, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक है ना। तो पहले हम दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर Fe1 है, वहां पर Fe 3 है, तो 1 और 3 में कितना डिफरेंस है 2 का। यहाँ पर H2 है, वहां पर भी H2 है, तो 2 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और वहां पर ऑक्सीजन 4 है, तो 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है। सारे डिफरेंस लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीजन में। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, वहां पर ऑक्सीजन 4 है। तो क्योंकि 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इधर 4 ऑक्सीजन है जबकि इधर 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम 1 को 4 बनाएंगे और 1 को 4 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। तो इस साइड ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। लेकिन अगर अब हम ध्यान देंगे हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन 4 2 8 हो गए हैं, 4 2 8, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन तो पहले से थे। 4 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो गई। तो ऐसा करने से जो है ऑक्सीजन का जो बैलेंस था वो तो सही हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पर 8 हो गए और यहाँ पर कितने हैं 2। तो क्योंकि यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो अब हाइड्रोजन में जो है 6 का डिफरेंस आ गया है। तो फिर से 2 एलिमेंट हैं जिनमें डिफरेंस है। Fe में 2 का डिफरेंस है और हाइड्रोजन में 8 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम अब भी ऐसे ही करेंगे, जिस एलिमेंट में ज्यादा डिफरेंस है उसको पहले बराबर करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हम इस 2 को 8 बनाएंगे। 2 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो जब हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई यहाँ ना करके ना ये हाइड्रोजन जहां पर लिखा है वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पर लिखा है, तो 4 2 8 हाइड्रोजन। तो इस साइड भी कितने हाइड्रोजन हो गए 8। लेकिन अगर Fe की बात करें तो Fe अभी भी जो है डिफरेंस में है। यहाँ पर 1 Fe है, वहां पर 3 Fe है। हाइड्रोजन तो जो है बराबर हो चुके हैं दोनों साइड, लेकिन Fe में डिफरेंस है। तो उधर 3 Fe है, यहाँ पर 1 Fe है, तो 1 को 3 बनाने के लिए इस साइड वाले Fe में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पर भी Fe कितने होगी 3 और उधर भी Fe कितने हैं 3। तो दोनों साइड का जो डिफरेंस था ना वो खत्म हो चुका है। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को जो कि अनबैलेंस से बैलेंस कर सकते हैं। पहले हम दोनों साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट करेंगे, फिर हम सभी एलिमेंट्स में डिफरेंस चेक करेंगे और सबसे पहले हम उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा होगा, और इसी ऑर्डर में हम बैलेंस करते जाएंगे तो पूरी रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना। ये इसका पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। तो इस एग्जाम्पल में अगर बात करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो इधर एक Mg है, उधर भी एक ही Mg है। तो Mg तो दोनों साइड बराबर है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 2 और वहां पर कितने ऑक्सीजन है 1। तो दोनों साइड Mg तो 1 1 है, लेकिन ऑक्सीजन में डिफरेंस है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और वहां पर 1 ऑक्सीजन है। तो क्योंकि ऑक्सीजन में डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को बराबर करेंगे। इस एक ऑक्सीजन को 2 बनाएंगे। एक को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए 2। तो क्योंकि यहाँ पर अब 2 हो चुके हैं तो 2 और 2 का डिफरेंस तो खत्म हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई करने से Mg भी ना 2 हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर कितने Mg हैं 1। तो क्योंकि इधर 2 Mg हो चुके हैं और यहाँ पर 1 Mg है, तो 1 को 2 बनाएंगे। 1 को 2 से 2 बनाने के लिए करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जैसे हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी Mg 2 हो जाते हैं। मींस दोनों साइड दोनों एलिमेंट बराबर बराबर हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। तो पहले क्या करते हैं, पहले दोनों साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट राइट करेंगे। यहाँ पर 2 N है क्योंकि यहाँ N2 लिखा है, जबकि यहाँ पर कितने N है 1 N है। यहाँ पर H कितने हैं 2 और यहाँ पर H कितने हैं 3। 2 और 1 में 1 का डिफरेंस है और 2 और 3 में भी 1 का डिफरेंस है। इस बार डिफरेंस बराबर है तो हम पहले किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो चलो पहले जो लिखा है उसी को पहले बराबर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर N2 है, जबकि यहाँ पर N कितने हैं 1। तो क्या करेंगे, जहां पर N1 है ना उन 1 को भी 2 बनाएंगे। तो 1 को 2 से 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर N कितने हो गए 2N, मीन्स 2 होगी। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर ना हाइड्रोजन चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 हाइड्रोजन थे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 3 6, तो यहाँ हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन, जबकि अभी भी इधर कितना हाइड्रोजन है 2। तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 को 6 बनाना पड़ेगा। 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 3 2 6
और यहाँ पर भी 2 3 जा 6, तो दोनों साइड हाइड्रोजन 6 6 हो चुके हैं, मतलब दोनों एलिमेंट बराबर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जैसे कि यहाँ पर H कितने थे 2 और यहाँ पर कितने थे H 3, तो जब कभी भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो 3 को तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जबकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ना किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लियर?